हम आपको पहले कैसे पढ़ा? कौन से पेज पर आ रही है सर? ये तो मेरे को भी नहीं पता। ये ले 4 लीटर लिखे है, ये प्रिंसिपल याद आ रही है। हाँ यही पढ़ना है। वैसे हम पढ़ चुके हैं इसको, एक बार फिर से हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या कंडीशन थी इसके अंदर, ये क्या कहता था, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कल तक आए पढ़ा दी थोड़ा सा हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं भाई, इसमें क्या पढ़ा था हमने। दिस ए क्लियर प्रिंसिपल, ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई इक्विलिब्रियम है और उस इक्विलिब्रियम पर आप किस में चेंज करते हो भाई? कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर में चेंज करते हो, तो क्या होता है? इक्विलिब्रियम के ऊपर इफेक्ट आता है। और वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने की बात करता है कि किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। समझ गए? अब सबसे पहले हमने कहा था कि ये जो हमारे पास टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, बेटा इनको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो बुक में कभी कभार हो सकता है कि जैसे एनसीईआरटी में या फिर किसी और बुक में ये वर्ड यूज कर रखा हो कि इन वेरिएबल्स की वजह से चेंजमेंट आता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। अब आगे जो बात करता है कि लीचेटियर प्रिंसिपल में हमने सबसे पहले देखा था कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट रहता है। तो हमने एक इक्वेशन भी मानी थी, अगर ध्यान हो तो आपको मैंने ये बताया था कि अगर आप ए को इक्विलिब्रियम पर दिखाते हो बी के साथ, तो कंसंट्रेशन का बड़ा ही इफेक्ट था इसके अंदर। तो ये था कि अगर आप एक ही कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हो, एक ही कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हो, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब बी की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। समझे नहीं समझे? कुछ इस तरह से लगा के चलो कि अगर हमारे पास कंडीशन है कि कंसंट्रेशन बढ़ा है, कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आप ए और बी इस तरह से ले लो, और एक चीज की, या फिर ये लगा के चलो कुछ इस तरह से भाई, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ठीक है? यहाँ से ए जा रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ से बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये हमारे पास क्या है? इक्विलिब्रियम पर। बट ये कहता है कि अगर मैं यहाँ पर एक ही कंसंट्रेशन को क्या कर दूं? इंक्रीज कर दूं, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? बी की तरफ। बी की डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? फिर आपने कहा था कि अगर बी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में से ए की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। मींस इक्विलिब्रियम आने की बात है, इक्विलिब्रियम किस तरफ आएगा, वो शिफ्टिंग की बात है। अब यहाँ पर तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, और बी की डायरेक्शन का मतलब कि इस तरफ शिफ्ट हो जाना है यहाँ से, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जिस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो ऑब्वियसली ज्यादा तो रहेगा ही। समझ में आई बात है? तो उसका इफेक्ट ज्यादा दिखाई देगा। दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि चेंज इन प्रेशर। प्रेशर में हमने बताया था कि आप किस तरह से उसको चेक करते थे भाई, जब मोल्स के ऊपर डिपेंड करता था ना। एग्जांपल आप तो लिखा हुआ है हमने कौन सा, a प्लस b, वो इक्विलिब्रियम पर था 2c प्लस d। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने? एक के सामने एक है, बी के सामने भी एक है, तो टोटल कितने? 2। और यहाँ पर ये 2 ये और एक ये 3। समझ में आई बात? तो एक तरफ तो कितने? 3, और एक तरफ कितने हैं? 2। तो जब इस तरह की कंडीशन थी तो हमने क्या कहा था, अगर आप क्या करते हो? इंक्रीज करते हो किस चीज को? प्रेशर को, तो क्या होता था भाई? जब इक्विलिब्रियम मूव करता है किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में आपके पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? लेस या मोर? लेस। लास्ट टाइम बताई थी बेटा, बता भाई। अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम मूव करता है किस डायरेक्शन में? जहां पर लेस नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो लेस नंबर किस डायरेक्शन में हमारे पास है? लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, मींस यहां पर है हमारे पास। समझे नहीं समझे? और अगर इसका ऑपोजिट हो जाता हमारे पास, इसलिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी भाई? ए और बी की तरफ। और अगर हमारे पास आप प्रेशर को कम कर दो, क्या कर दो? कम कर दो, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे। इसका मतलब रिएक्शन शिफ्ट होगी किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। समझ गए? तीसरी कंडीशन हमने बताई थी कि टेम्परेचर के चेंजमेंट की वजह से क्या इफेक्ट रहेगा, और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास
ए से बी इसी तरफ से जा रहा है और हमारे पास एक कंडीशन है एंडोथर्मिक की, मींस हीट अंदर की तरफ जा रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, और एक है एक्सोथर्मिक। अगर ए से बी बन रहा है एंडो तो बी से एक आएगा तो कौन सा रहेगा, एक्सोथर्मिक रहेगा। ठीक है। अब ये कहता है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करते हो भाई, आप क्या करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। अगर ए से बी बनने में एंडोथर्मिक हो रहा है, मींस ए से बी तब बन रहा है जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ए से बी कब बन रहा है, जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो कहता है कि भाई हमारे पास रिएक्शन किसकी डायरेक्शन में जाएगी, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगी जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। समझ में आई बात? इंक्रीज करने का मतलब क्या, वो वहां पर एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, हीट का बाहर निकलना, और क्योंकि कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो चीज बाहर निकल रही है, इसी वजह से कम बोल रहा है। तो बी से किसकी तरफ है, ए की तरफ, मींस एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। हो जाएगा भाई। नेक्स्ट हमारे पास था रोल ऑफ कैटलिस्ट। रोल ऑफ कैटलिस्ट का हमने बताया था कि कोई इफेक्ट नहीं होता इसके ऊपर, क्योंकि हम ये चीज बोल रहे हैं कि वो फास्ट कर सकता है रिएक्शन को, इसके अलावा कोई उसका नहीं है, इसका इफेक्ट नहीं है। फिर इसके अलावा हमने एक बात और बोली थी कि जब आपके पास कैटलिस्ट तो होते हैं, दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को इंक्रीज करवाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कितनी कंसंट्रेशन चेंज होती है उसको क्या बोला था हमने, रेट बोलते हो। आप क्या बोलते हो भाई, रेट बोलते हो। अब फिर दूसरा था हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट, वो कहता है कि रेट को क्या कर देता है, डिक्रीज करवा देता है। हो जाएगा भाई। फिर नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, ये देखते हैं भाई एक बार क्या हमारे पास इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस कहता है कि हमारे पास आगे दो तीन देखिए, मैंने यहाँ पर लिखवा रखे है ना, ऊपर कंडीशन दे रखी है एक तो, और एक इफेक्ट दे रखा है। अब ये कहता है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम जीरो हो जाए, और दूसरी चीज आप कहते हो कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए। वॉल्यूम जीरो का मतलब क्या, आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट मींस डेल्टा एन भी आप क्या कह रहे हो, वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या था एन अपने पास, क्या था, हाँ समझ में आई बात। अब ये दो कंडीशन यहाँ पर लिख रखी है, आप देखोगे कि V = 0, ये किसका इफेक्ट पड़ रहा है, आप इनर्ट गैस का, इनर्ट गैस की कंडीशन में बोल रहा है, इनर्ट गैस की कंडीशन। V = 0, डेल्टा N = 0। समझ में आई बात है? तो इसका मतलब है अगर ये कंडीशन हमारे पास आती है कि वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, जीरो का मतलब क्या भाई, चेंज नहीं आना, तो वहां पर आपके पास अगर नंबर ऑफ मोल्स के अंदर भी चेंज नहीं आ रहा है। अब आपने वो पढ़ा ना कि हमारे पास A + B से क्या बन रहा था, C + 2C + D था, तो वहां पे नंबर ऑफ मोल्स में चेंज था। ये कहता है कि अगर वॉल्यूम में भी चेंज नहीं है और अगर नंबर ऑफ मोल्स के अंदर भी चेंज नहीं है तो क्या रहेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। समझ में आई भाई, इनर्ट गैस का कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। दूसरी कंडीशन कहते हैं कि अगर वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0 है, सॉरी कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं, मींस चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज होना, वॉल्यूम का चेंज होने का मतलब क्या भाई, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और अगर हमारे पास डेल्टा n = क्या हो जाए, 0 हो जाए। दूसरी कंडीशन है वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, और डेल्टा जो n है वो किसके बराबर है भाई, 0 के बराबर है, तब भी क्या रहेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भी कहता है। तीसरी कंडीशन में क्या लिख रखा है, वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू, अगर वॉल्यूम, इसका मतलब इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम है, यही चीज की बात कर रहे हैं ना भाई। वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू इसके 0, समझ में आ रही बात है, डेल्टा वॉल्यूम, डेल्टा वॉल्यूम का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, वो भी 0 नहीं है, मींस कांस्टेंट के बराबर नहीं है। अब नेक्स्ट में कहता है कि V नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, और डेल्टा n नंबर ऑफ मोल्स का चेंज इज ग्रेटर देन, इससे भाई 0 से ज्यादा कब हो सकता है भाई, जैसे कि A + B, यहाँ से क्या मिल रहा है, C + D, तो यहाँ पर देखें नंबर ऑफ मोल्स है नहीं है, एक हमारे पास क्या है A + B,
यहाँ पर भी देखिए सेम क्यों है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और इधर भी कितना है 1 और 1 तो इक्वल हो गए। यहाँ पर क्या a प्लस बी और यहाँ से आपको 2c प्लस d दे दिया तो 3 है यहाँ पर और यहाँ पर कितने है 2 है और यहाँ से 2 माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी 3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 1। इसका मतलब 0 से क्या है ज्यादा है, 0 से क्या है ज्यादा है, तो रिएक्शन शिफ्ट होगी भाई किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट रहेगी। समझे नहीं समझे। और अगर हमारे पास दूसरी कहता है कि वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट और डेल्टा n इज लेस देन 0, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स का जो चेंज हो क्या मिल जाता है आपको 0 से कम मिलता है, तो किस डायरेक्शन में रहेगी भाई, बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। हो जाएगा भाई, कर लोगे या नहीं। तो यही चीज कहती है कि ये जो वॉल्यूम की बात करता है यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज तो रिएक्शन मूव करती है इस डायरेक्शन में लेसर नंबर ऑफ मोल्स की। अब ये बात यहाँ पर बोल सकते हैं, कर लोगे। ये तो था एक एग्जांपल हमने बताया इसके बारे में भाई क्या क्या कंसंट्रेशन का इफेक्ट है, प्रेशर का हमारे पास, टेम्परेचर का है, इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट रहता है। इनर्ट गैस के केस में बात करता है। अच्छा इनर्ट गैस से आप क्या समझ रहे हो, हाँ इससे नोबल गैसेस से बात कर रहा है। इनर्ट का मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है, समझ में आए बातें इस तरह की। अब क्योंकि देखिए इक्विलिब्रियम के बाद आपने कोई कंटेनर लिया, उस कंटेनर में इस तरह की गैसेस ले ली जो रिएक्ट नहीं कर रही है, तब की बात कर रही है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ लीच एटलियर प्रिंसिपल। अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। अब तक तो आपने क्या पढ़ा, उसके ऊपर इफेक्ट किस चीज का होता है। अब बात करते किसकी बात भाई, एप्लीकेशन है उसकी। मींस सबसे पहले अपने पास एप्लीकेशन के अंदर हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं किस चीज का दे रखे कि अपने पास रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ HI, फॉर्मेशन ऑफ HI। अब बेटा HI कैसे बन सकता है, H2 प्लस I2 कितना मिलेगा 2HI बनेगा यहाँ से। अब ये थोड़ा सा दिमाग में लगाए, देखो मैंने H2 लिखना है यहाँ पर, मैं H और I भी तो लिख सकता था, हो सकता था, क्यों नहीं लिखा बताइए, ऐसा क्यों नहीं लिखा मैं, कुछ तो रीजन रहा होगा इसके पीछे। बताओ भाई, देखो बेटा क्या होता है, जो गैसेस होती है ना हमेशा डाइमर फॉर्म में मिलती है। मैंने पहले भी आपको बताया था जो गैस होती है किस फॉर्म में मिलती है, डाइमर फॉर्म में मिलती है। डाइमर का क्या मतलब है, दो -2 और मतलब तो हमेशा इसी कंडीशन में मिलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आप क्लोरीन को लिखते हो तो अकेला कभी भी Cl नहीं लिखते, आप Cl2 लिखोगे। ऑक्सीजन को लिखते हो तो O2 लिखते हो हमेशा ही, देखा होगा ना ऐसी ऐसी कंडीशंस आई होंगी। और अगर आपने कभी देखा हो इसके अलावा फ्लोरीन है अकेला F नहीं लिखते, वहां पर भी आप F2 की बात करते हैं। और किस में आ सकता है इसी प्रकार से यहाँ पर H2 है, हाइड्रोजन गैस है, दूसरा यहाँ पे H2 का ही यूज है। ठीक है भाई, तो ये था यहाँ पर कंडीशन इसने बताई। अब ये कहता है कि इसके अंदर जो एंथैल्पी का चेंज आता है मींस डेल्टा H, डेल्टा H का मतलब है एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी। मींस यहाँ पर होता है कितना -3000 अब ध्यान रखना जहां पर माइनस वर्ड आ जाए ना जब रिएक्शन होते टाइम, उसका मतलब बेटा एक्सोथर्मी। क्या मतलब है एक्सोथर्मी, याद रखनी ये बात, कहीं पे लिख लो एक्सोथर्मी मींस हीट बाहर निकली है। हीट क्या हुई है भाई, बाहर निकली है। और अगर कहीं पे पॉजिटिव साइन आ जाए तो इसका मतलब होता है एंडोथर्मिक मींस हीट एब्जॉर्ब हुई है। लिख लिया। पॉजिटिव साइन आने का मतलब क्या है,
साथ में लिख लिया ना यहीं पे, जहाँ पे ये लिख रखा नहीं तो आप यहाँ से तो भूल जाओगे बेटा, यहाँ पर लिखो ना इसके साथ। नेगेटिव का मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक हो जाएगा। अब इस रिएक्शन पे बात करता सबसे पहले इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब एप्लीकेशन में तो यही बात बताएंगे कि आपने कोई एग्जांपल ले दिया तो उसके ऊपर सबसे पहले इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब की बात करता है कि H2O की कंसंट्रेशन की बात कर सकता है, यहाँ से HI की कंसंट्रेशन की बात कर सकता है, ठीक है। अब हमने पिछले वाले में नीचे क्लियर क्या कहता था जब कंसंट्रेशन के ऊपर था, तो वो कहता था कि आप किसी चीज की कंसंट्रेशन एक तरफ की इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में चला जाता है, दूसरी तरफ ऑब्वियसली ये था ना ऑपोजिट साइड शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम यहाँ से क्या करेंगे, H2 की कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। सबसे पहले जब हम क्या करते हैं, व्हेन इंक्रीज कर लेते हैं आप कंसंट्रेशन को, किसकी, H2 की और I2 की। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, जो I2 है वो इंक्रीज होने पर इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये बात हमने वहां पर भी पढ़ी थी, यहाँ पर भी यही चीज कहता, तो किसकी तरफ चला जाएगा, 2HI की तरफ चला जाएगा। समझ में आई बात हो जाएगा भाई। तो इनकी कंसंट्रेशन आपने यहाँ की इंक्रीज की तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, shifted into forward। हो जाएगा भाई ये कंडीशन। अब दूसरी कौन सा बोलता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर का इफेक्ट क्या रहेगा, वहां पर हम क्या पढ़ रहे थे, जो मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ हम बात कर रहे थे, है ना। अब यहाँ से प्रेशर की बात करता है कि नंबर ऑफ, तो अब यहाँ पर कहता है नो इफेक्ट एज देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 and 1 2, और यहाँ पर भी कितने हैं, 2। इसका मतलब प्रेशर का इफेक्ट नहीं है। और अगर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स में चेंज होता तो तब आ जाता उसका इफेक्ट, नहीं समझे। तो इसका दूसरा क्या कहता है, प्रेशर का। तो प्रेशर में क्या कहता है भाई, नो इफेक्ट। समझ में आ रहा है ना, क्यों नहीं है, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बिकॉज़ नंबर ऑफ मोल्स does not change। सेम लिख लो, डज नॉट चेंज लिख लो या फिर सेम हो जाएगा भाई। तीसरा टेम्परेचर का, वहां पर हम पढ़ रहे थे टेम्परेचर का इफेक्ट। क्या पढ़ा था टेम्परेचर के इफेक्ट में, हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात कर रहे थे। तो अगर आप इंक्रीज कर देते थे तो आपके पास, आप बोलते थे कि भाई ए और बी का हमने लिया था तो किसकी तरफ, एंडोथर्मिक की तरफ, और नहीं तो डिक्रीज कर देता है एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर फिर से वही कहता है कि एज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यहाँ से कैसी पहले रिएक्शन ही कैसे पहले एक्सोथर्मिक है, देयरफॉर इंक्रीज इन टेंपरेचर क्या करेगा, विल फेवर दी किस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखा रखा है, किस डायरेक्शन में शिफ्ट होने की बात करता था, एंडोथर्मिक में ना। अब ये एक्सोथर्मिक है तो किस डायरेक्शन में चला जाएगा, बैकवर्ड में, मींस एंडोथर्मिक डायरेक्शन में चला जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास एक तो ये एप्लीकेशन से एक एग्जांपल से आपने समझ लिया, इसमें कोई डाउट हो तो फिर से एक बार करें डिस्कस। पहला क्या था, HI की फॉर्मेशन की, HI की फॉर्मेशन की तो आपने H2 + I2 का एग्जांपल लिया और आपने देखा कि इसके अंदर तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, मींस नेगेटिव यहाँ पर साइन है, तो इसलिए आपने समझ लिया कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। फिर हमने इसके अंदर पढ़ा कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है। लीजेंट्लियर प्रिंसिपल कहता है कि जब आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हो तो रिएक्ट जो इक्विलिब्रियम हो वो शिफ्ट हो जाता है किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, मींस ऑपोजिट डायरेक्शन आप बोल सकते हो। अगर यहाँ से इंक्रीज करोगे तो इस डायरेक्शन में, यहाँ से इंक्रीज करोगे तो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ से क्या हुआ कि हमने कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, किसकी, H2 और I2 की, दोनों की कर दिया, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। दूसरा का प्रेशर का, प्रेशर का इफेक्ट आप चेक करते थे कि नंबर ऑफ मोल्स से, ठीक है ना। अब यहाँ से तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है अपने पास, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो सेम, इसलिए इसका मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा।
नेक्स्ट क्या था हमारे पास, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या देखते थे कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो किस डायरेक्शन में, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। बट यहाँ पर कैसा था हमारे पास, एक्सोथर्मिक था, इसलिए किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा यानी भाई कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस के में जो इक्विलिब्रियम चलता है उसके बारे में मिटा रहे हैं इसको। सॉलिड, लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम के बारे में। सॉलिड इक्विलिब्रियम किसके साथ, लिक्विड के साथ और फिर वो गैस के साथ। अब देखिए कैसे होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा तो किस में जाएगा वो, लिक्विड में, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहता है व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड या फिर राइज्ड, यहाँ पर लिखना क्या है, ये अब जो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है ये क्या करता है, शिफ्ट हो जाता है किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऑब्वियसली जब इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किस डायरेक्शन में जाएगा, लिक्विड की डायरेक्शन में जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं इसके अंदर भी, क्या ये तो हमारे पास एक एग्जांपल हो गया, कर लोगे। तो कहता है कि जब भी कभी हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर रहे हो आप, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते ही सॉलिड किसमें, लिक्विड में, लिक्विड किसमें, गैस में हो जाएगा। दूसरा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या अपने पास, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट बताओगे, हाँ पता है, बताओ फिर। जब वो अपना हीट करके ऊपर ले एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ज्यादा प्रेशर लगा देता है, फिर वो ऊपर वेपराइज होने लग जाता है, ऐसे ही कुछ था। क्या था? सर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि नॉर्मल मतलब इक्वल आ जाता है, तो नीचे से जो टेम्परेचर आ रहा है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ हाँ कुछ ऐसा ही। अब हमने रिवीजन नहीं किया उस चीज का, फिर से भूल गया ना ये चीज। हाँ भैया बताइए। नहीं बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ भाई बोलो बस। नहीं हाँ भाई बताइए। नहीं नहीं नहीं, कई बार मैंने बताया आपको क्या होता है, जब किसी चीज को आप बॉईल करते हैं तो वहां से एक प्रेशर क्रिएट होता है, और ऊपर से क्या होता है, हम सभी के ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाए रखे हैं जिसको आप ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब नीचे का प्रेशर जो नीचे से आप बॉईल कर रहे हो वो जब तक प्रेशर लगा रहेगा वो लिक्विड में रहेगी नीचे से, और जैसे ही वो उसके इक्वल आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे वाला प्रेशर, अब जाके कोई चीज बॉईल होना स्टार्ट कर। समझ में? तो ये नहीं है कि आप हमेशा ही जो बोलते आए हो कि जहां पर बॉईल करना स्टार्ट करते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट है ना। तो नेक्स्ट कहता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बेटा नॉर्मल सी चीज है, सोच के देखना, किसी चीज को बॉईल कर रहे हो तो वेपर्स में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। प्रेशर कुकर में देखा ना आपने, प्रेशर कुकर में क्या करते हो, नीचे जो गर्म कर दिया, गैस पे रख दिया आपने, है ना, तो वहां से क्या करता है वो हीट होने की वजह से जो उसके अंदर जो भी मटेरियल होता है वहां से क्या करता है वो वेपर्स बनाते हैं, वेपर्स बनाने की वजह से फिर वहां से वो जो सीटी आती है। अब ये कहता है कि अगर आप प्रेशर बढ़ा दो, देखना सुनना, प्रेशर बढ़ा दो तो क्या होगा, क्या उतना ही जो वेपर्स बनने थे उतने बन पाएंगे? नहीं बनेंगे ना, क्योंकि आपने क्या कर दिया, अभी प्रेशर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो कहता है व्हेन प्रेशर इज राइज्ड या फिर इंक्रीज, कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स। क्या कंडेंसेशन? कंडेंसेशन का मतलब क्या है, कंडेंस हो जाना। कंडेंस का मतलब क्या है, जो वेपर्स बनने रहे थे उनसे वापस से लिक्विड बन जाना। नहीं समझे भाई? कंडेंस का मतलब क्या है, देखिए यहां से ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ पर लिक्विड आपके पास, इस लिक्विड से अगर आप इसको गर्म कर दिया तो यहाँ से वेपर्स बन रहे हैं, अगर यहाँ पर से ऊपर वेपर्स बन रहे हैं तो ये जो वेपर्स बन रहे हैं तो बॉयल हो रहा है, वेपर्स बनेगा कहीं ना कहीं ये चीज। बट यहाँ से तो इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोल रहे हो आप? इवेपोरेशन। और वापस वहां से प्रेशर लगाने की वजह से वेपर से लिक्विड बन जाना क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन। अब ये कहता है कि when pressure is increased condensation of vapors take place। सिंपल सी होगा या नहीं होगा? कंडेंसेशन होगा, जिसकी वजह से वेपर्स प्रेशर क्या हो जाएगा?
वेपर प्रेशर कम। वेपर प्रेशर क्या है, क्या समझ रहे हो वेपर प्रेशर? प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेपर्स, उन वेपर्स ने जितना प्रेशर लगाया वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। जैसे कि मैं वो फिर से प्रेशर कुकर की बात कर रहा हूँ, जहां से वो बनने के बाद जो वेपर्स बने, वेपर्स बनने के बाद वो सारी डायरेक्शन में लगाते हैं ना, हर एक दीवार के ऊपर वो जो भी उसके वो बाउंड्री होती है, बाउंड्री के ऊपर क्या करते हुए प्रेशर लगाते हैं, बट उनको जगह कहां से मिलती है, सेंटर से, इसलिए वो उसी तरफ से सीटी आती है। आपने कभी कभार देखा होगा जब आप वो रबड़ लगाना भूल जाते हो, साइड से भी आ जाते हैं वेपर्स, नहीं देखा? देखा होगा ना, हो जाता है, ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो वहां से आ रहा है, इसका मतलब प्रेशर तो वहां से भी लग रहा होगा ना वेपर्स का, तो प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेपर्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या कहता है कि अगर आप प्रेशर लगाओगे, ऊपर से प्रेशर लगाओगे, वो नीचे से वेपर्स बन गए, तो जो वेपर प्रेशर लगाना चाहिए उतना नहीं लगेगा, मींस क्या हो गया, कम हो गया, कंडेंस हो गया, नहीं हो गया। अब उस चीज को बोल रहे हैं क्या, कंडेंस हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज है, एक तो थोड़ा सा ही गर्म करते ही बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, एक ऊपर से आप प्रेशर बढ़ा, मैंने क्या कहा, बॉइलिंग पॉइंट। जब तक प्रेशर रहेगा तब तक उबलेगा नहीं, तब तक बॉइल नहीं होगा ना, बराबर नहीं आएगा। अब बता, मान के चलो कि ऊपर से हम प्रेशर ही लगाए जा रहे हैं, तो नीचे क्या चाहिए, ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी, मींस बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का मतलब आप ज्यादा हीट देनी पड़ेगी आपको उसको। एक चीज जो आपकी थोड़े से टाइम में बॉइल हो जाए, थोड़ी सी हीट देते ही उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होता है, और एक में जिसमें आपको ज्यादा देनी पड़ेगी उसमें ज्यादा रहता हो जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। सोच के देखो क्या हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट कर रहा है आपके बाद, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस नहीं, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो इसके अंदर बताइए क्या हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकती है? मेल्ट कब करेगी कोई चीज, गर्म हो जाएगी, अब ये क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, आप नीचे से उसको गर्म कर रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट डालेगा, नहीं आई बात समझ? प्रेशर लगाने का मतलब क्या, सारी चीजों को वापस कंडेंस भी तो कर रहा है, कंडेंसेशन ही तो चल रहा है। प्रेशर लगाने का मतलब क्या है, कंडेंस करना। तो क्या कहता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखिए दो तरह के अपने पास सॉलिड हो सकते हैं, ये अलग अलग करेगा वर्क, ठीक है। कितने तरह के भाई सॉलिड अपने पास है, टू टाइप्स के सॉलिड। पहले तो आप सॉलिड में देख लीजिए, पहला कौन सा कहता है अपने पास, पहला कहता है सॉलिड हुज वॉल्यूम डिक्रीज ऑन मेल्टिंग, जिसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है जब आप क्या करते हो, मेल्ट होता है, जैसे कि डायमंड, क्वार्ट्ज, ठीक है। अब ये समझ पा रहे हो क्या चीज बोल रहे हैं? अब देखो कोई चीज मेल्ट होती तो आपने अक्सर देखा होगा वॉल्यूम इंक्रीज होती, नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्रेशर कुकर आपके पास, और प्रेशर कुकर में आपने पानी ले लिया, पानी ले लिया, गर्म कर दिया, तो वो ज्यादा एरिया चाहिए, ज्यादा एरिया चाहिए, तो वो वेपर शुरू ऊपर तक चलेगी, इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ऐसा ही है। और ये कहता है कि कोई चीज मेल्ट हो रही है और उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो तो किस कंडीशन में, एक डायमंड की कंडीशन में, दूसरा क्वार्ट्ज की कंडीशन में हो सकता है, ये इसी तरह के होते हैं भाई। अब हमारे पास क्या कहता है कि सॉलिड का हायर वॉल्यूम उससे किसकी तरफ, लिक्विड के लोअर वॉल्यूम की तरफ बताता है। तो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज फैसिलिटेटेड एट द हायर प्रेशर। ये कंडीशन कब होती है, जब ज्यादा प्रेशर लगाते हो तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझे नहीं समझे भाई? तो ये डायमंड के ऊपर प्रेशर लगाने की बात है। दूसरा हमारे पास किस तरह के सॉलिड्स हो सकते हैं जिसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है जब आप मेल्ट करते, तो क्या कौन से होते हैं, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर ले सकते हो आप इसमें। अब उनका पहले वॉल्यूम सॉलिड की कंडीशन में क्या होता है, कम होता है, गरम कर दिया, इक्विलिब्रियम तो आएगा, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या किसकी तरफ हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस केस में प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग की वो
बड़ा डिफिकल्ट है हायर प्रेशर, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अब देखिए आप ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो, मेल्ट भी कर रहे हो, प्रेशर भी लगा रहे हो, मेल्ट भी कर रहे हो, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। तो जब तक रोकने की कोशिश करोगे उतने ही ज्यादा क्या चाहिए आपको, एनर्जी चाहिएगी। तो इसका मतलब क्या कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने की बात करता है, मींस प्रेशर के बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा रहा है तो नीचे से वो भी बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना है। नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। सोल्युबिलिटी क्या होती है, सोल्युबिलिटी। अब देखिए सोल्युबिलिटी क्या होती है कि कोई चीज किसी में डिसॉल्व करना, सोल्यूबल होना। अब बेटा सोल्यूबल होने के दो ही रीजन है, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, या फिर दूसरी चीज होती है बेटा कि आयनिक हो। क्यों? क्योंकि जो वाटर की अगर आप सोल्युबिलिटी की बात करते तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाई करती है चीज। इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव तो इस पे स्लाइटली पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव जिसके अंदर हो गया वो उसी में डिसॉल्व होगा। जैसे कि मैं नमक की बात करता हूं, यहां पर हमारे पास Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट हो सकते हैं और उन्हीं के साथ वे डिसॉल्व हो सकते हैं। अब इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि आप तेल के अंदर पानी मिलाने लग जाएगा, नमक मिलाने लग जाओ, अब तेल में क्या, ऑयल के अंदर वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं क्रिएट होता और नमक पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, जिस वजह से वो डिसॉल्व नहीं होता। मींस पोलर डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। पोलर का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का क्रिएट होना। तो यहां पर क्या कहता है कि सॉलिड सब्सटेंस आर डिसॉल्व इन वाटर, तो क्या होगा, आइदर हीट इज इवॉल्व्ड और हीट इज एब्सॉर्ब्ड। हो सकता है कि हीट बाहर निकले या हो सकता है कि देनी भी पड़ जाए। समझ में आई बात? अब देखिए अगर आपने पानी के अंदर NaOH मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लैब में होगा, कभी करके देख लेना एक्सपेरिमेंट, नहीं तो हम भी देखें, कोशिश करेंगे। तो हीट बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। समझ में आई बातें? और दूसरा अगर आप ऐसा करते हो कि KCl हो गया, NaCl हो गया, नमक हो गया, उसको लेते हो तो आपके गिलास को भी चेक कर लेना, डिसॉल्व करके ठंडा हो जाता है। समझ में आई बात? NaCl मिलाना है क्या? उसमें तो हीट इवॉल्व, उसमें हीट इवॉल्व होती है, उसमें हीट एब्सॉर्ब होती है, तो वो जो उसकी पानी की जो हीट है वो उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। हो जाएगा भाई, ये कंडीशन इसके अंदर कर लो। यानी सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वैसे रहे तो थोड़ा ही गया, इक्विलिब्रियम स्टार्ट